सर ये तो बात हुई, चलिए हम सभी को ये समझ आ रहा है और ये कोई अभी छिपी बात नहीं है कि अमेरिका किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अभी तक वो बिग ब्रदर की कंडीशन में थे कि आपको छूट चाहिए हम दे देंगे, बिकॉज वो उनको लग रहा था कि वो केपेबल है। लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिकन इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है। ट्रंप जिस तरह से ट्राई कर रहे हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी की हालत तो नहीं सुधार रहा है, साथ ही साथ जो इमेज थी उनकी उस पर भी बट्टा लगा रहा है। आपको क्या लग रहा है 21 डेज का जो टाइम दिया है वो भारत पर दबाव बनाने की है, या अमेरिका खुद के लिए टाइम बार्गेन कर रहा है? वो चाहता है कि हम जाएं उसके साथ नेगोशिएट करें ताकि वो अपनी उस चीज़ को बना के रख सके, अपनी बिग ब्रदर वाली भूमिका को बना के रख सके और साथ ही साथ अमेरिकन इकोनॉमी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हासिल कर सके। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि दोनों ही बातें सही हैं। एक तरफ तो दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है भारत के ऊपर, और दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि इस चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो है, जो यूएस है वो भारत को एक अहम भूमिका में देखना चाहता है। क्योंकि जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें एक तरफ रशिया है, चाइना है, और रशिया और चाइना एक साथ हैं, और चाइना को अगर रियली किसी के सहायता और मदद की जरूरत है इस ध्रुवीकरण को डिफ्यूज करने के लिए, जिससे कि अमेरिका जो है रशिया चाइना कंबाइन के सामने एक मजबूत तौर पे खड़ा हो सके, तो वो कंट्री भारत ही है। तो इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत को बिल्कुल ही अलग कर दे, उससे कोई वास्ता ना रखे। परंतु साथ ही साथ वो ये चाहता है कि हम जो नेगोशिएशन करें वो इस टर्म पे करें कि हम ज्यादा से ज्यादा कंसेशन उनसे ले सकें। और सो बट बात वही है कि भाई भारत उनके उस दबाव में इस समय आ नहीं रहा है। भारत जो है अब पिछले कई सालों में जिस हिसाब से भारत की साख बढ़ी है, भारत में जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है, भारत की अपनी एक इकोनॉमिक पावर है। और भारत को ये पता है कि जो है हम आज भी 80% जो हमारा डिमांड है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट से आता है, सिर्फ 20% बाहर से आता है। तो चाइना की तरह हम इतने ज्यादा जो है एक्सटर्नल डिमांड पे डिपेंडेंट नहीं है, तो चलो ग्रोथ को धक्का लगेगा, पर ऐसा भी नहीं होगा कि ग्रोथ कोलैप्स कर जाएगा जैसा कि यूएसए में या कुछ और कंट्रीज में होने की संभावना होती है जब इस किस्म के मुद्दे आते हैं। पर यह बात जरूर है कि इन सब चीजों में यूएसए जो है एक चीज भूल रहा है कि जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी का, वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विसेज का होता है। आज के दिन में प्रीडोमिनेंट जो सेक्टर है यूएसए में वो सर्विसेज सेक्टर है। और सर्विसेज सेक्टर में यूएसए की साख जो है वो पूरे विश्व में अभी भी बनी हुई है, और खास करके जितने भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हैं, आईटीज में, एआईज में, वहां पे उसका दबदबा है। तो कोशिश जो यूएसए की होनी चाहिए कि वो उन चीजों के ऊपर फोकस करे, उन चीजों से रिलेटेड जो मैन पावर है वो ट्रेन करे और उनको वहां पे एब्जॉर्ब करे, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यूएसए में है वो करने की बजाय वो ये कह रहा है कि मैं तो मैन्युफैक्चरिंग को वापस लेके आऊंगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग आप वापस लेके भी वहां पे जाओगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर वो बहुत हाई होगी। तो ऐसे में आप डोमेस्टिकली कॉम्पिटिटिव रहना एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहना मैन्युफैक्चरिंग में आपके लिए मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि आज का जो ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो ऐसा तो है नहीं कि जब 1920 और 30 में कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी तो दुनिया के 3 बड़े कार मैन्युफैक्चरर जो है वो डेट्रॉयट में थे। तो सारी चीजें टायर से लेके बॉडी से लेके हैंडल से लेके सब चीजें वो वहीं बनाते थे। आज तो ये है कि टायर कहीं से आ रहा है, पिस्टन कहीं से आ रहा है, और पिस्टन इवन इन यूएसए एक जगह पे नहीं बनता, उसका एक पार्ट एक जगह बनता है, दूसरा तीसरा कनाडा में बनता है, उसके बाद जा करके वो कार की फैक्ट्री में आता है। तो इतना जो डिफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप सोचे कि वो यूएसए में आकर के बस जाए और उसके बाद वहाँ के कार मैन्युफैक्चरर को जिन भी पार्ट की जरूरत है वो उनको मुहैया करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट वाइज वो पॉसिबल नहीं होगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो फिजिबल भी नहीं होगा। तो इसलिए ये एक किस्म का मिराज है जिसको वो अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुश्किल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो अपने स्ट्रेंथ पे खेले जो कि उनका स्ट्रेंथ है विच इज सर्विसेज सेक्टर, और अगर वहां पे
जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी तक सिर्फ प्लस मतलब 12वीं तक के शिक्षा के बाद थोड़ा डिफ्यूज हो जाता है, तो उसको ध्यान दें ताकि बच्चे जो है 12वीं क्लास के बाद जो है वो उन चीजों की तरफ जाएं, जिसको के करने के बाद दे बिकम एम्प्लॉयबल इन द सर्विसेज सेक्टर। और खास करके आज भी यूएसए में इतने ज्यादा आईटी प्रोफेशनल दूसरे देशों से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी जरूरत है। आपके अपने देश के बच्चे वहां नहीं compete कर पा रहे हैं, इसलिए आप, तो आप उन चीजों को देखो। अगर उन चीजों को देखोगे, करेक्ट करोगे, तो बिल्कुल आप अपने देश में दोनों ही अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म कर सकते हैं और अपने देश में जो है ग्रोथ को भी आप सस्टेन कर सकते हैं। अगर इन थैंक चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे करके आप मैन्युफैक्चरिंग और ये जो मागा वाली जो बात है आप करेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि इट इज एक्चुअली, अंग्रेजी में एक कहावत है, बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री। मतलब आप गलत पेड़ के ऊपर जो है अपना पैसा लगा रहे हैं। इसी नोट के साथ सर बस एक लास्ट आपका छोटा सा कमेंट चाहूँगी कि अमेरिका और भारत, अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है, भारत झुकने के लिए तैयार नहीं। अगर मान लीजिए ये टैरिफ लग जाते हैं और भारत किसी ना किसी अपने दूसरे बाजार ढूंढ लेता है, किसे ज़्यादा नुकसान होगा, भारत को या अमेरिका को? देखिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टर नहीं है यूएसए में। खास करके अगर आप फार्मास्यूटिकल को छोड़ दें, तो यूएसए पॉसिबली ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है या ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट्स वहां पे हो सकते हैं। परंतु जो फार्मास्यूटिकल है उसका ऑल्टरनेटिव यूएस के पास नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट वो नहीं ढूंढ सकता। शायद इसीलिए उन्होंने फार्मा सेक्टर को छोड़ रखा है, उस पर किसी तरह का बिल्कुल। टैरिफ का ऐलान नहीं किया है। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए और अपनी इतनी वैल्यूएबल तरीके से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने आपको सुना होगा और अब उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के एक्शन उठा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी सिर्फ बयानबाजी, जिसको लोग बोल रहे हैं कि बातें की जा रही हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, जो ठोस कदम जिसका लोग इमोशनली इंतज़ार करें उनको उठाने में देरी की जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ काम करना। क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सभी ग्लोबली कनेक्टेड हैं, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए ये जो 21 दिन का टाइम है उसको दिया गया है ताकि हम अपनी बातों के मुद्दे समझा सके, जहाँ पर उलझन है उसको सुलझा सके, ताकि दोनों ही देशों की इकोनॉमी स्मूथ तरीके से चलती रहे। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ इस तरह के टैरिफ के लिए हम पूरी कवरेज कर रहे हैं। अभी 4 बजे भी हम अपनी एडिटर इन चीफ के साथ में बैठेंगे, इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, तब भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।